एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम के बारे में। अब देखो, एड्रीनर्जिक सिस्टम कैसा होता है, बिल्कुल जैसे हमने कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा था। कोलिनर्जिक सिस्टम किसके ऊपर था? पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर था। और एड्रीनर्जिक सिस्टम किसके ऊपर है? सिंपैथेटिक सिस्टम के ऊपर, सिंपैथेटिक सिस्टम। अब सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है? फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन, फाइट एंड फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन। ये क्या होता है? फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन होती है। इसमें जैसे इमरजेंसी, मान लो हमारे सामने शेर आ गया, तो हमारी बॉडी जैसे रिएक्ट करेगी, वो सब कैसा होगा? सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर होगा। जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट बढ़ने के अलावा क्या होगा? हमें भूख प्यास लगना बंद हो जाएगी, है ना। हमारी सिक्रीशंस कम हो जाएंगी। ये सब होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। और सिंपैथेटिक सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? नोरेड्रेनालिन। क्या होता है? नोरेड्रेनालिन होता है। अब एड्रीनर्जिक सिस्टम के अंदर भी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आएंगे। जैसे हमने क्या पढ़ा था? कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा था। कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा था, उसमें क्या थे? मस्केरिनिक रिसेप्टर और क्या थे? निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर हमने कोलिनर्जिक सिस्टम के लेक्चर में देखा था। दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, मस्केरिनिक और निकोटिनिक, जिन पे कोलिनर्जिक ड्रग जाके एक्शन कर रहे थे और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही एड्रीनर्जिक सिस्टम में क्या होगा? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होंगे, उनके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर जाके वर्क करेगा, या फिर एड्रीनर्जिक ड्रग जाके वर्क करेंगे और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करेंगे। अब ये रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के रिसेप्टर हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं अल्फा रिसेप्टर, एक होते हैं बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर कहाँ कहाँ? दो टाइप के, अल्फा 1 और अल्फा 2। ये कहाँ कहाँ होंगे? अल्फा 1 कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स में होता है और क्या करवाता है? कॉन्ट्रिक्शन करवाता है और माइड्रियसिस करवाता है। ऐसे ही अल्फा 2 क्या करवाएगा? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और डिक्रीज करवाता है सिक्रीशंस को। ठीक है, ये सब किसके अंदर आ रहा है? सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर। ऐसे बीटा रिसेप्टर होते हैं, ये तीन टाइप के, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। बीटा 1 कहाँ पे होंगे? हार्ट और किडनी में होंगे। बीटा 2 क्या क्या करवाएगा? ग्लाइकोजिनोलिसिस करवाएगा, लीवर में होगा। ठीक है, मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, मतलब मसल्स में होंगे। इसके अलावा ब्रोंको डायलेशन करवाएंगे और स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करवाएंगे। बीटा रिसेप्टर क्या करवाते हैं? बीटा 2 ग्लाइकोजिनोलिसिस करवाएंगे, मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाएंगे, ब्रोंको डायलेशन करवाएंगे और स्मूथ मसल का कॉन्ट्रेक्शन करवाएंगे। ऐसे बीटा 3 होते हैं, वो क्या करवाते हैं? लाइपोलिसिस करवाते हैं। ये हो गया हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अब इन रिसेप्टर पे हमें वर्क करना है। तो जो भी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, जो भी ड्रग, वो क्या कहलाएगा? एड्रीनर्जिक ड्रग। क्यों? क्योंकि ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके एड्रीनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है। और जो इन्हें इनहिबिट करेगा वो क्या कहलाएगा? एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग, या फिर क्या बोलेंगे? एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, और हम पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। तो एड्रीनर्जिक ड्रग हमें पढ़ना है और हमें एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स पढ़ने हैं, जैसे अल्फा ब्लॉकर पढ़ने हैं और बीटा ब्लॉकर पढ़ने हैं। तो अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से डिसाइड होगा कि उन्हें क्या बोलेंगे, हम एड्रीनर्जिक ड्रग बोलेंगे या एंटी एड्रीनर्जिक। स्टिमुलेट करने वाला एड्रीनर्जिक और इनहिबिट करने वाला एंटी एड्रीनर्जिक। ठीक है, अगर इस लेक्चर में हम बात करें तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एड्रीनर्जिक एजेंट्स या फिर एड्रीनर्जिक ड्रग्स। एड्रीनर्जिक ड्रग्स जो क्या करवाते हैं? स्टिमुलेट करवाते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को या एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करवाते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स या फिर अल्फा ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर। ठीक है, अब एड्रीनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो कौन कौन से होंगे? डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग और मिक्स्ड। तीन टाइप के होते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग और मिक्स्ड। तीन टाइप के हमारे पास होते हैं। पहला जो है हमारा डायरेक्टली एक्टिंग, वो कैसा है? सीधा एक्ट करता है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे। अभी अभी हमने पढ़ा था अल्फा और बीटा रिसेप्टर होते हैं। जो भी ड्रग सीधा जाकर रिसेप्टर पे काम करेंगे वो किस में आएंगे? डायरेक्टली एक्टिंग के अंदर आएंगे। इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या होता है? रिलीज करवाता है नोरेड्रेनालिन। नोरेड्रेनालिन क्या था? हमारा न्यूरोट्रांसमीटर था एड्रीनर्जिक सिस्टम का। तो जो इसे रिलीज करवाएगा वो कैसा होगा? इनडायरेक्टली एक्टिंग। और फिर नोरेड्रेनालिन जाके क्या करवा देगा? सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवा देगा। और तीसरा कैसा आता है? मिक्स क्या करवाता है? दोनों करता है, रिसेप्टर पे जाके भी काम करता है और नोरेड्रेनालिन को भी वो करवाता है, सिक्रीट करवाता है। ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग के एग्जाम्पल कौन से हैं? एड्रीनलिन, नोरेड्रेनालिन, डोबिटामिन, साल्ब्यूटामोल,
क्लोनिडिन, अल्फा मिथाइल डोपा और एप्राक्लोनिडिन। ये कुछ एग्जांपल हैं डायरेक्टली एक्टिंग एड्रीनर्जिक एजेंट्स के। कौन कौन से? एड्रीनलिन, नोरेड्रीनलिन, डोविटामिन, साल्ब्यूटामोल, क्लोनिडिन, अल्फा मिथाइल डोपा और एप्राक्लोनिडिन। ऐसे ही इनडायरेक्टली एक्टिंग के एग्जांपल कौन से? एम्फिटामिन। क्या है? एम्फिटामिन। और मिक्स का एग्जांपल क्या है? डोपामिन। डोपामिन किसका एग्जांपल है? मिक्स का एग्जांपल। अब इसमें कुछ ड्रग हमें डिटेल में देखने हैं, जैसे एड्रीनल के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, डोपामिन के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एड्रीनलिन की बात करें तो कहाँ कहाँ वर्क करता है? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सब पे एक्ट करता है। और इसके यूज़ क्या क्या हो सकते हैं? शॉक में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एनेस्थेटिक इफेक्ट को प्रोलॉन्ग करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा में हम यूज़ कर सकते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है नोरेड्रीनलिन। ये कहाँ कहाँ वर्क करता है? अल्फा 1, अल्फा 2 और सिर्फ बीटा 1 पे करता है। ये कहाँ कहाँ नहीं कर रहा? बीटा 2 पे नहीं कर रहा और बीटा 3 पे नहीं कर रहा। ये कहाँ काम आता है? हमारे हाइपोटेंशन में काम आता है। क्या करवाएगा? वीनोडाइलेशन वगैरह करवा देगा। इसके बाद आता है डोविटामिन। डोविटामिन सेलेक्टिव बीटा 1 पे ही काम करता है, बीटा 1 पे ही काम करता है। और ये क्या करवाता है? कार्डियोजेनिक शॉक में हेल्पफुल होगा, एमआई में और सीसीएफ में। क्यों? क्योंकि बीटा 1 कहाँ पे थे? हार्ट में था। हमने पढ़ा था बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे थे? बीटा 1 रिसेप्टर थे हार्ट और किडनी में। तो अगर बीटा 1 पे ही एक्शन कर रहा है तो मेनली किस कहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसे? कार्डियोजेनिक शॉक, एमआई और सीसीएफ में। इसके बाद आता है साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल स्पेशली कहाँ पे वर्क करता है? बीटा 2 पे वर्क करता है। बीटा 2 हमारा लंग्स में होता है, तो फिर ये कहाँ काम आएगा? ब्रोंकियल अस्थमा में काम आएगा। इसके बाद सप्रेस करवाएगा प्रीमेच्योर लेबर को, ठीक है। प्रीमेच्योर लेबर को सप्रेस करवाने में काम आता है, ये भी हमसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद क्लोनिडिन और अल्फा मिथाइल डोपा, ये अल्फा 2 पे काम करता है। और कब काम करते हैं हम इसे? कब यूज़ करते हैं? हाइपरटेंशन में हम इसे यूज़ करते हैं। और एप्राक्लोनिडिन, ये भी अल्फा 2 पे काम करता है और इसे कब यूज़ करते हैं? हम ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? ग्लूकोमा में। ये जो एक पॉइंट था टू सप्रेस प्री मेच्योर लेबर, ये इंपॉर्टेंट है साल्ब्यूटामोल में। और ब्रोंकियल अस्थमा, ये दोनों इसके यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा ये कहाँ पे होता है? लंग्स में होते हैं, इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा में हम इसे यूज़ करते हैं जो ब्रोंकोडाइलेशन करवाएंगे। और प्रीमेच्योर लेबर को कैसे रोकता है? प्रीमेच्योर लेबर को कैसे सप्रेस करता है? क्योंकि ये होता है यूट्रस में। तो अगर हमसे पूछें कि लंग्स के अलावा बीटा 2 कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है? यूटेरस में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इनडायरेक्टली एक्टिंग की, तो इनडायरेक्टली एक्टिंग का एग्जांपल है एम्फिटामिन और मिक्स का एग्जांपल है डोपामिन। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं डिटेल में एड्रीनलिन के बारे में। एड्रीनलिन को अगर हम डिटेल में देखें तो एड्रीनलिन जैसा अभी हमने देखा स्टिमुलेट कौन कौन से रिसेप्टर को करता है? सभी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टिव किसी एक रिसेप्टर पे काम ना करके सभी पे काम करने वाला है, ठीक है। इसका एक्शन क्या क्या होता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहा है, कंडक्शन को बढ़ा रहा है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, ऑटोमेटिसिटी को बढ़ाता है। मतलब इमेजिन करके चलो तुम्हारे सामने अगर शेर आ जाए तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कैसी होगी? हार्ट रेट बढ़ जाएगी। हार्ट रेट कैसे बढ़ेगी? कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ के, कंडक्शन बढ़ के, कार्डियक आउटपुट बढ़ के, ऑटोमेटिसिटी बढ़ के, ब्रोंकोडाइलेशन करवाएगा। क्यों? क्योंकि बीटा 2 पे भी काम कर रहे हैं। हार्ट रेट क्यों बढ़ा रहा था? क्योंकि बीटा 1 पे भी काम कर रहा था। जीआईटी मसल को रिलैक्स करवाता है। अब जैसे अगर शेर सामने आ जाए या कोई और ऐसी सिंपैथेटिक एक्टिविटी या ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो भूख प्यास तो लगेगी नहीं, भूख प्यास उड़ जाती है। तो क्या करो? क्यों उड़ती है वो? क्योंकि जीआईटी की मसल रिलैक्स हो जाती है। ऐसे ही रिलैक्स हो जाता है क्या? ब्लेडर। ब्लेडर रिलैक्स होने से क्या होता है? सूसू पोटी आना बंद हो जाता है। इसके बाद ब्लड ग्लूकोज को बढ़वाता है ताकि एनर्जी मिले, ब्लड ग्लूकोज को बढ़वाता है और इंसुलिन को कम करवाता है, ठीक है। इसके बाद ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रिक्शन करवाता है, डायलेट करवा देता है स्केलेटल मसल्स को और कोरोनरी वेसल्स को भी डायलेट करवाता है, ठीक है। इसके बाद बाईफेजिक इफेक्ट होता है इसका। बाईफेजिक इफेक्ट क्यों होता है? इनिशियली ये क्या करता है? बीपी बढ़ाता है। बीपी क्यों बढ़ा रहा है? अल्फा 1 को एक्टिव कर रहा है और बीटा 1 को एक्टिव कर रहा है। अब अल्फा 1 और बीटा 1 से क्या हो रहा है? बीटा 1 हार्ट को बढ़ा रहा है, इस वजह से भी बीपी बढ़ रहा है। और अल्फा 1 क्या करवा रहा है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, बीनो कॉन्ट्रिक्शन करवा रहा है, उससे भी बीपी बढ़ रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? बीपी वापस कम हो जाता है। वापस कम क्यों हो जाता है? क्योंकि बीटा 2 अपना काम करने लग जाता है और अल्फा 1 और बीटा 1 के इफेक्ट को थोड़ा रिड्यूस करवा देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बाईफेजिक इफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए इसके क्या होते हैं? कोई भी सीएनएस का इफेक्ट नहीं होगा।
ये सूटेबल नहीं हो तो ओरली हम एड्रेनलिन नहीं देते हैं। इसके बाद सबक्यूटेशनली इसका क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि हार्ट रेट को बढ़ा रहा था तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, तो टेकीकार्डिया हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, मतलब हाइपरटेंशन हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है और एडिमा इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। यूज़ हमने देखे थे क्या क्या थे, शोक था, कार्डियक अरेस्ट था, ब्रोंकियल अस्थमा था और प्रोलॉन्ग करवाता है एनेस्थेटिक इफेक्ट को। ये हमने पहले पेज में देखा था, यहाँ पे एनेस्थेटिक इफेक्ट को प्रोलॉन्ग करवा रहा था, कार्डियक अरेस्ट, शोक, ब्रोंकियल अस्थमा, इन सब में हम इसे यूज़ कर रहे थे, ठीक है। ये हो गया एड्रीनलिन। एड्रीनलिन के बारे में बात, हमें अगर कोई दूसरा ड्रग पढ़ना है तो वो क्या पढ़ना है, हमें डोपामिन पढ़ना है, ठीक है। डोपामिन कौन सी कैटेगरी में था, मिक्स्ड एक्टिंग में था, मतलब ये क्या करता है, सीधा रिसेप्टर पे भी वर्क करेगा, उसके अलावा नोर एड्रीनलिन को भी रिलीज करवाएगा, ठीक है। कौन कौन से रिसेप्टर पे वर्क करेगा, अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1, ठीक है। 1 अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1, और नोर एड्रीनलिन को भी रिलीज करवाएगा। ऑल्सो एक्टोन D1 रिसेप्टर, D1 रिसेप्टर कैसे होते हैं, डोपामिनर्जिक इफेक्ट कोज करवाने वाले रिसेप्टर होते हैं, तो D1 रिसेप्टर पे भी ये काम करता है। ये भी ओरली हम नहीं दे सकते, इसे कैसे देते हैं, IV, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका कैसा है, IV, ठीक है। इसके अगर हम एक्शन की बात करें तो 3 टाइप के एक्शन होते हैं, लो डोज में अलग, मॉडरेट डोज में अलग और हाई डोज में अलग। अगर हम इसे लो डोज में दे रहे हैं, मतलब 2 माइक्रोग्राम से कम दे रहे हैं, तो ये कैसा काम करेगा, डोपामिनर्जिक इफेक्ट कोज करेगा। अगर 2 माइक्रोग्राम से कम दे रहे हैं तो सिर्फ डोपामिनर्जिक इफेक्ट कोज करेगा, D1 रिसेप्टर पे काम करेगा, और क्या करवाता है, रीनल वेसल्स को डायलेट करवाता है, कोरोनरी वेसल्स को डायलेट करवाता है और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को ये बढ़ा देता है, ठीक है। अगर हम इसे मॉडरेट डोज में दें, मतलब 2 से 5 माइक्रोग्राम दें, तो कहाँ काम करेगा, बीटा 1 पे काम करेगा। अब बीटा 1 कहाँ होता है, हमारा हार्ट में होता है। हार्ट में होगा तो क्या काम करवाएगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, और GFR को तो ये बढ़ा ही रहा था, जिससे यहाँ पे बढ़ाया था, ठीक है। अगर हम इसे हाई डोज में देते हैं, हाई डोज क्या होगा, 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा दे दिया, 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा दे दिया तो ये अल्फ़ा 1 पे काम करेगा। अल्फ़ा 1 में काम करेगा तो क्या करवाएगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, ब्लड फ्लो को कम करवाएगा, और बेनिफिशियल ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हम इसे 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं देते। यूजुअली इसे कैसे देते हैं हम, लो डोज या मॉडरेट डोज में। तो कैसे कैसे इफेक्ट कोज करता है, डोपामिनर्जिक इफेक्ट और एड्रीनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा डोपामिन। अगर डोपामिन के एडवर्स इफेक्ट देखें तो वही नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, टेकीकार्डिया और हाइपरटेंशन, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। अगर इसका यूज़ देखें तो क्या हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, सीवियर हार्ट फेलियर में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और रीनल इम्पेयरमेंट में। क्यों, क्योंकि ये क्या करवा रहा था, GFR को बढ़ा रहा था, GFR को बढ़ा रहा था, तो हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, रीनल इम्पेयरमेंट में, ठीक है। ये हो गया हमारा एड्रीनर्जिक सिस्टम। एड्रीनर्जिक सिस्टम में हमें 2 ड्रग यूज़फुल थे, और रिसेप्टर के बारे में देखना था। रिसेप्टर में हमने देखा अल्फा और बीटा रिसेप्टर, और इसमें जो 2 ड्रग हमने देखे वो मेनली कौन कौन से थे, एड्रीनलिन था, इसके अलावा हमारा कौन सा था, डोपामिन था। ये हो गया हमारा एड्रीनर्जिक सिस्टम। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स को, या फिर क्या देखेंगे, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स को। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर।